क्यूरियोसिटी, ये चीज़ें बचपन से ही इंसान के अंदर होनी चाहिए। हमारी माइनॉरिटीज़ में भी बहुत सारी हम टैलेंट को देखते हैं, जैसे हमारे कॉलेजेस चल रहे हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों को, तो माइंडसेट की चेंज करने की ज़रूरत है। एक्चुअल पायनियर्स तो वो लोग थे जिन्होंने 70s और 80s में जाके दुनिया बदल। जैसे बच्चे हमारे माशाल्लाह हमारे पास से पढ़ के ड्रोन्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रही है, जैसे रोबोटिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है ये। तो एजुकेशन का एक की मकसद को हमें समझना चाहिए, उस जुस्तजू में लगे रहें जिंदगी। उसी से नई इजाद होती है, उसी से इनोवेशन होता है, उसी से साइंटिस्ट बनता है, उसी से ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनता है। कि उसने ये नहीं सोचा कि अच्छा मैंने इतना कर लिया, मैं तो बिलियनर आदमी हूँ, मुझे और क्या ज़रूरत है। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज गुफ्तगू में हम एक ख़ास मौजू और दो ख़ास मेहमानों के साथ आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। आज का ख़ास मौजू है ह्यूमन कैपिटल या अफरादी क़ुव्वत। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हिंदुस्तानी ओरिजिन के सियासतदान ऋषि सुनक को बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इस ज़मन में हमने आज की गुफ्तगू का मौजू तय किया है। हम आज बात करेंगे ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी बिना पर हमारे नौजवान बैरूनी ममालिक में बड़ी बड़ी कंपनियों में आला मुकाम हासिल कर रहे हैं और अब बरतानिया जैसे ताकतवर मुल्क के आला मनसब तक इनकी पहुंच हो चुकी है। नाज़रीन, इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने आज मद्दऊ किया है माहिर माशियात जनाब आमिरुल्लाह खान साहब को, और उनके अलावा हमारे साथ हैं माहिर तालीम MS एजुकेशन एकेडमी के MD जनाब अनवर अहमद साहब। आमिरुल्लाह खान साहब और अनवर अहमद साहब, आप दोनों का गुफ्तगू में इस्तकबाल है। सर, ऋषि सुनक साहब बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, अभी पूरा बर्रसग़ीर खुश है, तो बहैसियत हिंदुस्तानी ये हमारे लिए कितना फ़ख्र की बात है। आमिर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो ऋषि सुनक बने प्राइम मिनिस्टर, इससे हम जैसे लोगों को कोई ख़ास इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये जाहिर है कि वो बिल्कुल चंद दिनों के लिए बने जी। अगले साल इलेक्शन है, ये नहीं लगता कि कंजर्वेटिव पार्टी जीतेगी। ऐसे लग रहा है कि इनको बिठा दिया था कि ये इनके सर चला जाए सारी हार। और जो सूरत हाल इंग्लैंड में अब है, यूनाइटेड किंगडम में, वो बड़ी कमज़ोर है, तो वो बड़ा मुश्किल है उनको कुछ कर पाना। बन तो गए बग़ैर इलेक्शन के, लेकिन ख़ास बात ये है कि हाँ, एक बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हमारे आसपास से है। अब वो गुजरांवाला से है, हिंदुस्तान से है, वो बहस चलती रहेगी कि वो ससुराल तो उनकी बेंगलोर है लेकिन आबाई घर तो पंजाब में है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम कई दिनों से ये बात सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1968 में पहली बार कोई इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर बना था मालदीव्स में। उसके बाद से कई बने, मालदीव में बने 3-4 बार, गयाना में 4-5 बार बने, फिजी में फिजी। लेकिन जो सबसे बड़ा आदमी है इन सब में वो महातिर मोहम्मद है जी। महातिर मोहम्मद जो है वो 24 साल प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने दुनिया का रुख बदल दिया और वो बंगाली हैं। तो उस तरह से हमारे लिए अगर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे इलाके से कोई बड़ा आदमी निकला है, तो और पॉलिटिक्स में तो ये एग्जाम्पल काफ़ी हैं। ऋषि सुनक इसीलिए ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं इस बार क्योंकि उनका जो लीनियज है वो IT सेक्टर से है, नारायण मूर्ति के दामाद हैं, जवान आदमी हैं, अमेरिका के भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं, तो उस वजह से इनका ज़्यादा बोलबाला है। लेकिन ये बात तो तय है कि जब कोई हिंदुस्तानी बनता है तो उससे फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप देखिए कि 1960 और 70 में ऐसे कई लोग हुए जो जापानी ओरिजिन के थे और वो दूर दूर जाके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने।
वो फिजी के एक बड़े प्राइम मिनिस्टर थे वो जापानीज़, वो पेरू और चिली में थे वो जापानीज़ थे। फिर उसके बाद चाइनीज़ की बारी आई तो वो बनने लगे, सिंगापुर में चाइनीज़ ही बनते गए। तो उससे होता ये है कि जब कोई किसी इलाके का शख्स बनता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उससे उस इलाके को फ़ायदा तो होता है, क्योंकि लोग जानने लगते हैं कि वो कहाँ के हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस आने लगता है। तो ये एक निशानी तो है कि हिंदुस्तान से भी अब कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड लेवल पे अपनी शनाख्त बना रहे हैं। जी सर, अनवर साहब आपसे भी इस सिलसिले में पूछना चाहूँगा कि कितनी खुशी की बात है मुख्तसरन में। यकीनन जैसे अमीरुल्लाह साहब बता रहे, एक हिंदुस्तानी एक बड़ा ऐसा सफ़र जैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं आज की मौजूदा पॉलिटिक्स में, तो ये तमाम हमारे जितने नौजवान हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है कि एक इंसान अपने मजबूत इरादों के साथ, एक सच्ची लगन के साथ कोई चीज़ों को लेके आगे बढ़ता है। जैसे मैंने सुना कि उनके पेरेंट्स जब उनके साथ काफ़ी मेहनत करे, उनकी पढ़ाई में उनका बड़ा एक रोल प्ले करे और उनको आगे बढ़ाने में माँ बाप का एक बड़ा रोल रहा। तो जैसे हम लोग देखा जाता है कि रियल इन्वेस्टमेंट आज जो जिस मौजू को हम आज ले रहे हैं, आज ह्यूमन कैपिटल जिसको हम कहते हैं, अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना है तो सही मायने में तो यही है। अगर हम आज एसेट्स की बात करते हैं तो अगर सच्चे पक्के एसेट्स क्या है, तो आमतौर पे लोग देखते हैं कि बड़े बड़े महलात बना दें, प्रॉपर्टीज़ बना दें, वो असल एसेट समझा जाता है। मगर एसेट असल वो है कि एक शख्सियत को बनाते हैं, उसको आगे जाके वो शख्सियत जो फ़ायदा पहुंचाएगी, बल्कि ख़ुद को नहीं बल्कि सारी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो एक अच्छी मिसाल है कि वो पेरेंट्स के थोड़े से एफ़र्ट्स एक शख्सियत को बनाने में इतना बड़ा रोल प्ले करे। तो ये हर माँ बाप जो सुन रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात है, और जो ऐसे इरादे रखते हैं सारी दुनिया उनके लिए खुली है, तो वो किसी भी जगह जाके अपना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए भी खुशकिस्मती अच्छी बात है, एक सुनने को मिली है। आने वाले दिनों में और भी लोग देखे जाएंगे सारी दुनिया में। जैसे और मैं एक नाम और भी इसके साथ जुड़ा था, हलीमा याकूब को भी मैं सुना कि एक लेडी होते हुए भी माशाल्लाह वो एक अच्छी प्रेसिडेंट जो है हमारे सिंगापुर की। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं सामने हमारे, हमको हौसलों को बुलंद रख के एक्चुअली ऐसे इन्वेस्टमेंट पे हमको काम करना चाहिए जो हमारे आने वाली शख्सियतें हमारे लिए एक रियल एसेट बन सके। जी आमिर साहब, ये जो सियासतदान हैं उसकी बात कर रहे थे हम लोग, उसके बाद जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो सत्या नादेला से जो हमारे हैदराबादी हैं, वहाँ से तकरीबन शुरुआत हुई थी, और अब जो है काफ़ी CEOs बड़े बड़े कंपनियों के, टेक्नोलॉजी कंपनियों के हुए हैं। तो जो जैसा कि अनवर साहब कर रहे थे ह्यूमन कैपिटल, तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये ह्यूमन कैपिटल जिसकी बात बार बार हो रही है वो आखिर है क्या? तो आप देखिए कि वाकई जो जिन्होंने अचीव किया है वो ये लोग हैं, सुंदर पिचाई, शांतनु गुप्ता, ये लोग जो हैं ये तो पढ़े इंडिया में और फिर गए बाहर। ऋषि सुनक के दादा चले गए थे, महातिर मोहम्मद के दादा चले गए थे, तो ये लोगों ने वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की। लेकिन ये जो लड़के हैं नाडेला और पिचाई और शांतनु, इनमें से शांतनु और अमरजीत तो हैदराबाद के पढ़े हुए हैं, स्कूल यहीं से, कॉलेज यहीं से। इनके लिए तो वाकई बड़ी बात थी कि ये गए यहाँ से और इतने बड़े इदारों के हेड हैं। न सिर्फ इनके हेड हैं बल्कि बहुत दिनों तक रहे। आप देखिए कि शांतनु 10-15 साल से एडोबी के हेड हैं, उन्होंने एडोबी को इतनी बड़ी कंपनी बना दी। सत्या नाडेला कई साल से हैं। तो इन लोगों ने बाकायदा अपनी शनाख्त इंडियन रखी, चले गए, पासपोर्ट बदल लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने अपने इदारों को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। तो इनका कारनामा बहुत बड़ा है जी। और इनका कारनामा हम उसका थोड़ा सा हम उसकी थोड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं और खुश हो सकते हैं क्योंकि वो यहीं पले बड़े। तो इसमें लेकिन ख़ास बात ये हमको समझना चाहिए कि अगर आप देखें तो 500 कंपनियां हैं जिसको फॉर्च्यून 500 कंपनीज कहते हैं, जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं,
उनमें हिंदुस्तानी 5, 500 में 5 को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम वाकई दुनिया के एजुकेशन कैपिटल हैं, जो कि होना भी चाहिए हमें, और हम अगर 5 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो तो 0.1% हुआ, तो उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। अगर हम 5-6% होते तब हमारे प्रोपोर्शनेट होता। तो लेकिन शुरुआत है, हो सकता है और भी हो। चीनी बहुत ज़्यादा है, अगर आप चाइनीज़ CEOs देखें तो हमसे बहुत 10 गुना ज़्यादा है। तो होता ही है अब, लेकिन यही जैसे अनवर साहब कह रहे हैं, शुरुआत है। पहली बार हमने देखा कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा 1-2 लोग आए ना, सानिया मिर्ज़ा आई। विमेंस टेनिस में कौन होता था जो टॉप 29th रैंक और डबल्स पे नंबर 1 तक पहुँचे। तो ये ऐसे स्पोर्ट जहाँ पे हमारा कोई रोल नहीं था, वहाँ पे हम पहुँचे। अभिजीत बैनर्जी ने नोबेल प्राइज़ जीता इकोनॉमिक्स का। अभिजीत बैनर्जी बाकायदा हिंदुस्तानी है, उन्होंने हिंदुस्तान में पढ़ाई की, हिंदुस्तान में पढ़ाया। उसके बाद वरना बाकी नोबेल प्राइज़ विनर ऐसे थे जो चले गए थे। अमर्त्य सेन एक हैं जो जिनका इंडियन पासपोर्ट है। तो थोड़े थोड़े, लेकिन अफसोस ये है कि ये बहुत गिने चुने लोग हैं। अभी भी हम यही 2-4 नाम ले सकते हैं, 2-4 नाम खेल कूद में, 2-4 नाम नोबेल प्राइज़ में, 1-2 नाम वो ऑस्कर में। रसूल पिकुटी ने एक ऑस्कर जीता जो इंडियन है। अब मसला ये है हमारे पास कि, और ये जो अहम बात है और इससे जो हमको सबक सीखना है वो ये कि एक क्या ऋषि सुनक हमारे पास भी हो सकता है जी। क्या कोई ऐसा लड़का जो जिसके बाप दादा कहीं बाहर से आए हो और इंडिया में पला बड़ा हो, वो क्या हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके इलेक्ट हो सकता है, जो बिल्कुल एक माइनॉरिटी को बिलोंग करता हो? क्या हमारे पास ऐसे लोग जो एक और रिलीजन के हों, एक और लैंग्वेज के हों, क्या उनको हम कभी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? क्या ऐसे हो सकता है कि चाइना के बाद इंडिया की तरफ देखें लोग कि अच्छा भाई अब इंडिया में ओलंपिक्स होंगे या इंडिया में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा? तो ये सब चीज़ें जब होंगी जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस किस्म का होगा और जहाँ हमारे पास तफरक़ा नहीं होगा। देखिए, इसमें ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हमारी पॉलिटिक्स को देखें तो हमारे पास माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, हालांकि हमारी बिल्कुल जय्यद डेमोक्रेसी है, ये कोई नहीं कह सकता कि इंडिया की डेमोक्रेसी किसी किस्म से रिग्ड है या फिक्स्ड है। लोग बिल्कुल बाकायदगी से और इंडिपेंडेंटली वोट करते हैं। उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि रिप्रेजेंटेशन इतना कम होता है माइनॉरिटीज़ का? माइनॉरिटी भी नहीं, अगर आप बैकवर्ड कास्ट भी देखें, जो मेजॉरिटी हैं वो भी कम होते हैं, ज़्यादातर अपर कास्ट होते हैं जी। औरतें होती नहीं। अभी पिछले पार्लियामेंट में हालांकि 50% औरतें हैं हमारे पास, 13% औरतें पार्लियामेंट में, 15% 14% मुसलमान हैं, 3% मुसलमान पार्लियामेंट में। तो ऐसे क्यों होता है? जब तक ये ठीक नहीं हो, आप देखिए कि न्यूजीलैंड में 50% पार्लियामेंट मेंबर्स औरतें हैं, कैनेडियन पार्लियामेंट में 30% इमिग्रेंट्स हैं, रुवांडा में 65% औरतें हैं। तो ये जब हमारे पास होने लगे, जब हमारी डेमोक्रेसी हमारे नंबर्स का इजहार करने लगे और प्रोपोर्शनल बनाने लगे और माइनॉरिटीज़ को रेस्पेक्ट करने लगे, तब हम भी इसी मुकाम पे पहुंचेंगे। ऋषि सुनक की उतनी बड़ाई नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, यूनाइटेड किंगडम की बड़ाई है कि उन्होंने इस किस्म की माइनॉरिटी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। जी, अनवर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जैसा आमिर साहब ये कह रहे थे कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, जो भी हालात हैं, जो भी हमारे पास वसाइल हैं माइनॉरिटीज़ के पास, उसको इस्तेमाल करते हुए माइनॉरिटीज़ के जो अगली जनरेशन है या जो हमारे नौजवान हैं, उनको किस तरह जो है उनको और इस तरह मजबूत बनाया जाए कि वो भी आगे जाएं और वो लेवल तक पहुंच सकें? इसमें जैसे अभी अब्दुल्ला खान साहब जो नाम यहाँ पे अभी बता रहे थे, उसमें बहुत सारे नाम तो देखा जाए तो ये ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो मेजॉरिटी को बिलोंग करती है जी। मगर आम तौर पे
इस काम को करने के लिए इनसे कुछ चीज़ें सीखने की है हमको, जैसे इनसे कुछ लेसन्स लेनी है आज हमारे नौजवानों को। जहाँ तक कई नाम तो थे, मगर मैं सुंदर पिचाई को ज़्यादा उनको देखता हूँ, उनके स्टडी करता हूँ, तो मुझे कई सारी चीज़ें ऐसी मिली सीक्रेट जो आज हमारी नौजवान नस्ल को सोचना है यहाँ पे बैठ के। मैं आमतौर पे जब बच्चों से, पेरेंट्स से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि बड़ा आदमी बनने के लिए सर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, पैसा चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस चाहिए, तभी जाके ये काम हम कर सकते हैं, तभी जाके बड़े आदमी बन सकते हैं। तो मैं ये सारी बातों को नहीं मानता, मैं गलत समझता हूँ। अगर ये बात हकीकत होती तो सुंदर पिचाई की जो मैं उनकी जो बायोग्राफी जो मैं देखा तो वहाँ पे ये लगा कि वो चेन्नई से आते हैं, 1-2 कमरों की उनका घर था, 2 कमरों में भी एक कमरा उन्होंने किराए को दे रखा था, एक कमरे में वो सारे फैमिली मेम्बर्स रहा करते थे। उनकी वालिद की खुद तनख्वाह 2000 रुपये थी और मैं समझता हूँ उन ज़माने में जो वो पढ़ते थे तो उनको उनकी ज़िंदगी बदलने में एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया था। तो ये नौजवान नस्ल को ये चीज़ों से सीखना है। जैसे एक टेलीफ़ोन मैंने सुना पढ़ा उनके बारे में, एक है फ्रिज, एक है स्कूटर, ये 3 चीज़ें उनके लाइफ में एक चेंज लाई, एक रेवोल्यूशन लाई। तो उन्होंने जब देखा कि कई सालों के बाद उनके घर में एक टेलीफ़ोन आया, उनके वालिद साहब बहुत दूर जाया करते थे, बेसिकली वो इंजीनियर थे मगर वो कहीं काम कर रहे थे, तो वो ट्रंक कॉल आता था, बुक करते थे, वो सारी उसके पीछे सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो उनको एक शौक़ था कि वो देखे कि टेलीफ़ोन आने के बाद हमारा काम कितना बचा। और उनकी माँ को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि फ्रिज आने के बाद वो सारी उनकी माँ जब सारी चीज़ें लाती थी, बनाती थी, रोज़ का रोज़ तरकारी लाती थी, काटती थी, बनाती थी, तो काफ़ी वक्त मार्केट जाना, लाना, बनाना, तो हर दिन उसके माँ के एफ़र्ट्स लगते थे। तो फ्रिज आने के बाद वो सारे एफ़र्ट्स कम हुए, तो वो सारे स्टोर करके माँ वक्त देने लगी, फैमिली में बच्चों को वक्त देने लगी। स्कूटर आने के बाद वालिद साहब भी काफ़ी क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताने लगे। तो उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रोल है कि वो लाइफ में एफ़र्ट्स को रिड्यूस कर रही है। तो एक दिन उन्होंने टेलीफ़ोन भी खोल के उसको देखा कि आखिर है क्या चीज़ इसको, फिर उसको जोड़ नहीं पाए, तो उससे बड़ी उनके वालिद साहब की डांट भी पड़ी थी। तो ये क्यूरियोसिटी, ये चीज़ें बचपन से ही इंसान के अंदर होनी चाहिए, कोई चीज़ को हासिल करने का लगन। तो जब उनके वालिद साहब ने उनको देखा कि भाई ये सारी इसके अंदर दिख रही है, तो उन्होंने वो डायरेक्शन पे ले जाने के लिए जो मेहनत की, तो माशाल्लाह उन्होंने IIT खड़गपुर से पढ़ा, आगे गए। फिर जब उनको जाने के लिए, कुछ सफ़र के लिए एक प्लेन की टिकट ख़रीदना था तो उनके पास पैसे नहीं थे, हालांकि स्कॉलरशिप मिली थी उनको स्टडीज़ के लिए। तो ये चीज़ देखी गई कि वो 1 साल की तनख्वाह उनके वालिद साहब जाके, माँ बाप का क्या रोल होता है मैं बताता हूँ पढ़ाने के लिए, बहाने नहीं होनी चाहिए, अगर विल हो स्ट्रॉन्ग तो कैसे बच्चों को सपोर्ट किया जा सकता है, इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने 1 साल की तनख्वाह रिक्वेस्ट करके 2-2 हज़ार की पूरी 1 साल की तनख्वाह वहाँ से रिक्वेस्ट करके लेके वो उस वक़्त सुंदर पिचाई की 1 टिकट ख़रीद पाए थे। तो 1 टिकट ख़रीद के उनको जब भेजे थे, तो वो जब जाके अपनी स्टडीज़ वहाँ कर रहे थे, तो ये चीज़ देखी गई कि एक शख्स सिलिकॉन वैली में आज उसका मुकाम है, CEO है, और इतना बड़ा उन्होंने जो मुकाम हासिल किया गूगल पे। आम तौर पे सुंदर पिचाई आज गूगल में काम करके गूगल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। आज लोग गूगल पे काम कर रहे, वो गूगल में काम कर रहे थे। तो कहने वालों ने बहुत खूब कहा था कि एक शख्स के पास एक दौर था कि उसको प्लेन की टिकट ख़रीदने के पैसे नहीं थे, मगर आज उसकी इनकम इतनी है कि वो 1 साल के उसके पैसों में, उस सैलरीज़ में वो कई सारे प्लेन्स ख़रीद सकता है। तो एक इंसान देखिए, अगर इसकी मिसाल हम नौजवान नस्ल को यहाँ से देना चाह रहे हैं कि एक्चुअली जो कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल जिसको कहा जाता है, वो अपने विल के बुनियाद पे होता है। उसके अंदर स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, वो चाहे लड़का हो लड़की, उसके अंदर भी जुफ्तजू होना चाहिए कुछ बनने की, और पेरेंट के, उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो सारों के सपोर्ट भी मिलना चाहिए। और किसी चीज़ों को मैं समझता हूँ आड़ बना के, रीजंस बना के, एक्सक्यूज़ेस लेके, अरे काश हमारे पास ये होता तो हम ये करते, ये होता तो ये करते, ये दौर ज़माना वो नहीं रहा। तो हमारी माइनॉरिटीज़ में भी बहुत सारी हम टैलेंट को देखते हैं। जैसे हमारे कॉलेजेस चल रहे हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों को। जब से हमारे साथियों ने इसको महसूस किया था कि हम लतीफ़, मैं और मौज़म बैठ के आम तौर पे इसको डिस्कस किया करते थे कि हमारी कम्युनिटी में कैसे अपलिफ्टमेंट हो।
तो एक फर्स्ट हम लोग रैंक देने में जब कामयाब हो पाए, उसके ऊपर एफर्ट्स लगे, मगर वो एक बार वो बैरियर ख़त्म हो गया तो आज देख रहे हैं कि सौों में बच्चे माशाल्लाह कर रहे हैं। तो माइंडसेट की चेंज करने की ज़रूरत है। जब बच्चा माइंडसेट चेंज करता है तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने खुदादात इतनी सलाहियत दी है कि मैं समझता हूँ कि कुछ परसेंट भी इस्तेमाल नहीं करता है, दुनिया से चला जाता है। अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो वो दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा आदमी चाहे वो अपने इरादों के, मजबूत इरादों की बुनियाद पे बन सकता है। तो इंशाल्लाह इससे एक बड़ी उम्मीद निकल के आएगी इंशाल्लाह। आमिर साहब, आपने कहा कि जो है बहुत कुछ किया जा सकता था, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो और बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते थे। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की बात करें हम, आज़ादी के बाद से जो है काफ़ी मंसूबे बनाए गए, लेकिन जो है अभी हाल ही में जो नासकाम के जो तरफ से जो कहा जाता है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो उसमें ज़्यादातर अनएम्प्लॉयबल हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये कहाँ पर कमी रह गई हमारे सिस्टम में? तो हमने हमेशा ये किया कि हम नंबर के पीछे दौड़ते रहे कि हमारे पास इतने लाख MBA होने चाहिए, इतने लाख इंजीनियर होने चाहिए, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमने ये कोशिश नहीं की कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो वो क्वांटिटी के चक्कर में हमने क्वालिटी को खो दिया। और दूसरी चीज़ ये हुई इंडिया में वो, और अगर आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देखें तो हमने उसको उल्टा दिया। अगर आप अमेरिका में या इंग्लैंड में बच्चे को देखते हैं, यूरोप में, तो जब छोटे बच्चे होते हैं, वो 4 साल से 14 साल 15 साल की उम्र तक के, तब वो स्कूल में खेलने जाते हैं। उनको होमवर्क की फिक्र नहीं होती, उनको इम्तिहान की फिक्र नहीं होती। हमारे बच्चे 4 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे को हर 3 महीने को एग्ज़ाम होते हैं और वो उसी में मुब्तला रहता है। और हम फिर क्या करते हैं, जब वो 16-17 साल का होके कॉलेज को आता है तब फिर उसको खुली छूट दे देते हैं, 3 साल की छुट्टी। यानी कोई हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे पढ़ाई होती हो। अगर मैं अच्छे कॉलेजेस गिनूँ इंडिया में नॉन टेक्निकल, तो 1-2 नाम भी नहीं निकलते कि अगर किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सिविक पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस, तो वो कहाँ जाए। तो वो जो अक्सरियत होती बच्चों की, वो तो 3-4 साल बिल्कुल ऐसे ही गंवा देते, जो 3-4 साल जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट साल होते। ये सुंदर पिचाई, शांतनु, ये लोग सब जो है वो 3-4 साल में उन्होंने मेहनत की। हमारे यहाँ 10वीं 12वीं वाले बच्चे सुइसाइड करते हैं, वो एक एंट्रेंस एग्जाम में अगर पास नहीं हो तो, और वहाँ पे वो इंजीनियरिंग, वो ग्रेजुएशन पे और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रेशर होता है। हम प्रेशर छोटे बच्चों पे डालते हैं, बड़े बच्चों पे नहीं डालते। इसीलिए हमारे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल होते हैं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती मेहनत करने की। जब वो मेरे सामने कोई आता है इंटरव्यू के लिए, तो उसने 4 साल तो छुट्टी मनाई है। सबसे पहला ग्लोबल CEO इंडिया का रजत गुप्ता था। रजत गुप्ता मैकिन्जी के CEO बने वर्ल्ड वाइड 30 साल पहले, और उन्होंने बहुत काम किया। यानी मैकिन्जी को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। फिर उन्होंने आके इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस बनाया हैदराबाद में। इंदिरा नूई जो है वो सबसे पहली इंडियन CEO वर्ल्ड वाइड वो बनी पेप्सी की, और उन्होंने पेप्सी को एक छोटी सी कंपनी से दुनिया की बड़ी कंपनी बना दी। हम चूंकि ये लोग टेक्नोलॉजी के, इनकी ज़्यादा बात करते हैं, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला, लेकिन एक्चुअल पायनियर्स तो वो लोग थे जिन्होंने 70s और 80s में जाके दुनिया बदल दी। जी अनवर साहब, मैं आपसे क्लास कॉल करना चाहूँगा। नवंबर का महीना है, 11 नवंबर हम कौमी यूम तालीम मनाते हैं। अबुल कलाम आज़ाद का जिक्र आता है, जिन्होंने जो आज़ादी के बाद जो बड़े बड़े हमारे तालीमी इदारे थे उसको क़ायम किया। अभी जो जैसा आमिर साहब कह रहे हैं, काफ़ी कमियां हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो क्या इसमें कुछ इस तरफ काम हो रहा है कि जो है अच्छी तालीम हो, मेयारी तालीम हो? देखिए, जैसे अभी इसका जिक्र हम कर रहे हैं तो यकीनन वो हमारे लिए बिल्कुल फ़ख्र है, हमारी कम्युनिटी के लिए, जिसका आज हमारे सारे हिंदुस्तान भर में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हमने हमारे बड़ों से भी सुना, तो उस दौर में, उस दौर ज़माना में वो एक बड़ी सोच को रख के एक IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस के स्टार्ट उन्होंने जो लिया था
यकीनन आज जो बड़ा बड़ा काम सारी दुनिया में हो रहा है, जहाँ पे जिसके नाम हम लिए हैं वो भी आईटी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम दुनिया में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे जो सीईओज़ हैं जो भी है, वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस के ही देन हैं। तो ये उन्हीं की सोच का एक बड़ा ये रहा है। और यकीनन जो एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो बात हो रही है, आज की जो नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो काम हो रहा है, अब्दुल्ला खान साहब उसको ज़्यादा बहुत अच्छा जानते हैं, मगर हम ये कहेंगे कि इसमें एक चीज़ को ख़ास तौर पे स्किल को इसमें लाया गया है। एजुकेशन विदाउट स्किल्स जो मैं समझता हूँ कोई मायने नहीं रखती। जिसका हम जिक्र करते हैं, कई सारे ग्रेजुएट्स हैं मगर वो कुछ कर नहीं पाते, तो वहाँ पे लैक ऑफ स्किल है, मतलब उनको वो नॉलेज नहीं मिली, खाली पढ़ाई हुई है। अगर कोई करने के उनके पास सलाहियत होती तो वो अपना कुछ भी स्टार्टअप लेते, कुछ भी काम करते। जो एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग एक स्टार्टअप लिए हैं हमारे पास एमएस में, यही सोच के हम लोग कई ग्रेजुएट्स को यहाँ रुजू कर रहे हैं। माशाल्लाह जो काम हो रहा है एडवेंचर पार्क में, तो आओ अपने नए स्टार्टअप पे काम करो, एंटरप्रेन्योरशिप पे माशाल्लाह आप अपना कुछ कर सकते हो। तो उससे कई सारे नौजवान नस्ल को भी इसमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और इसमें भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ को लाई गई है। तो मैं समझता हूँ, देखिए जितने भी जिक्र है, जितने भी एग्जांपल्स हैं, अगर कोई चीज़ इंसान के अंदर एक आ जाती है ना, दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है, तो उसके लिए करने के लिए उसके रास्ते ढूंढना पड़ता है, तो वो खुद ब खुद आगे निकलता है। आज देखिए, एक इंसान की सोच सिर्फ सोच थी, वो सोच की बदौलत आज सारे दुनिया में आज मैप का इस्तेमाल करते हैं। चाहे ऊबर हो, ओला हो, आज हम हो, आज फैमिलीज़ हों, आज हमको कहीं जाना है, किसी के पास पहुंचना है, जैसे आज हमको यहाँ आना था, तो वो भी कई सारी मैप्स की हेल्प की वजह से जो है ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। तो ये चीज़ एक सोच की बदौलत ये सब हो पाई है। तो ये क्या है, एजुकेशन में जो स्किल का होना, स्किल के साथ अगर ये काम किया जा सकता है तो हर एक के लिए पॉसिबल है। जैसे बच्चे हमारे माशाल्लाह हमारे पास से पढ़ के ड्रोन्स बना रहे हैं, आज बड़े बड़े वॉशिंग मशीन्स बनाना, अपने से नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रही है, जैसे रोबोटिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है ये। तो आज जैसे हालात होते हैं, जिस और ज़माना में जो सोच को लेके काम करना है, एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड होते जा रहा है। हमको वो नहीं है कि चौक एंड टाक के ज़माने में बैठ के हम बात करें। आज वर्चुअल लर्निंग की बात हो रही है, आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। आज अमेरिका में भी बैठ के कोई अपनी नॉलेज को हिंदुस्तान में अपने बच्चों को दे सकता है। यहाँ का कोई जो है बड़ा प्रोफेसर वहाँ के बच्चों को भी पढ़ा सकता है। ना ही बल्कि इसमें हर आप देखिए हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल फील्ड ले लीजिए, कोई भी फील्ड, बड़े बड़े सर्जरीज आज क्या हो रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं। तो ये दौर में जैसी एजुकेशन जो बच्चों को 21st सेंचुरी के बच्चों को होना चाहिए, वैसे अगर हम सोचेंगे तो यकीनन, जैसे अभी अमीरुल्लाह साहब बोल रहे थे कि कई ग्रेजुएट्स हैं मगर वो मतलब नहीं, स्किल के साथ अगर हो तो फिर बैलेंसिंग हो जाएगी, फिर वो डिपेंड नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा और अपना मुकाम खुद बनाएगा इंशाल्लाह। अमीरुल्लाह साहब, आपसे आखिरी सवाल सर, काफ़ी वालिदैन हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उसके अलावा जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनके ज़िम्मेदारान भी हमारे व्यूवर्स में हैं। क्या मशवरा देंगे सर आपके, कल को वो भी फ़ख्र कर सकें कि देखिए हमारा लड़का फलां अमेरिकन कंपनी में CEO बन गया, तो क्या क्या जाना चाहिए लोगों को? जी हाँ, ये सबसे अहम सवाल। तो बुनियाद, और ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है, और ये हम सबको, वालिदैन को, टीचर्स को, और जो इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं या जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनको ये बुनियादी सवाल का जवाब खुद को देना होगा। और वो बुनियादी सवाल ये है कि एजुकेशन का मकसद क्या है, हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों, क्यों पढ़ाएं भाई, ज़रूरत क्या है, ये क्या ज़रूरी है कि हर बच्चा पढ़े। मैंडेटरी कर दिया हमने, राइट टू एजुकेशन में हमने कहा कि सज़ा हो जाएगी अगर स्कूल नहीं जाओगे। भाई कुछ बच्चे हैं जो बगैर स्कूल गए भी अच्छे खासे निकल आए, तो क्या ज़रूरी था। तो एजुकेशन का एक कि मकसद को हमें समझना चाहिए। एजुकेशन का मकसद नौकरी नहीं होता, एजुकेशन का मकसद मकबूलियत और एक एक्सेप्टेंस नहीं होता। एजुकेशन का मकसद होता है कि जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम में उनमें एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, वो ज़रूरी है। अगर हम अपने सब बच्चों को इस तरह कर दें कि वो अपने इल्म का इजाफा हमेशा की जस्तजू हमेशा रहे उनको मरते दम तक,
जो वो नए नए सवाल कर सके, वो जाके नई चीज़ें देख सके और उनको एक चाह हो कि वो और आगे बढ़े, तभी जाके एजुकेशन का फ़ायदा होता है। और हमारे पास जो अच्छी एजुकेशन होती है वो उसका मकसद यही होता है। आईआईटी और आईआईएम वगैरह क्यों अच्छे बने? वही वही इंडिया है, वही लोग हैं, वही टीचर हैं, लेकिन वहाँ पे जो माहौल बना वो ये कि आप आगे बढ़े, आप और आगे। ये नहीं कि आपने पास किया और नौकरी पे लग गए, पास किया दुकान खोल ली। आपको चाहिए कि आप उस जुस्तजू में लगे रहें ज़िंदगी। उसी से नई ईजाद होती, उसी से इनोवेशन होता है, उसी से साइंटिस्ट बनता है, उसी से ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनता है। कि उसने ये नहीं सोचा कि अच्छा मैंने इतना कर लिया, मैं तो बिलियनर आदमी हूँ, मुझे और क्या ज़रूरत है। मैं खुद बिलियनर हूँ, मेरी बीवी एक बिलियनर की बेटी है, ठीक है, मैं मज़े में हूँ। तो वो जो एक कंटिन्यूस अर्ज होती ना, वो बहुत ज़रूरी होती। तो अगर आप देखें जो सक्सेसफुल हमारे यहाँ जो सक्सेसफुल इदारे हैं, मैं एमएस का हमेशा नाम इसीलिए लेता हूँ कि अगर आप देखें कि किस किस्म की पढ़ाई होती, अच्छी पढ़ाई होती, एग्ज़ाम में बच्चे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं, वो एक तरफ है। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि जो जिस किस्म का की रिसर्च होती पढ़ाई में, जो बुनियादी तौर पे बनता है सिलेबस, वो मैं अक्सर देख के दंग रह आता हूँ कि वे 7वीं 8वीं क्लास के टेक्स्ट बुक जो बनते हैं उसमें यही बात की अहमियत दी जाती है कि ये बच्चे को हम कैसे क्यूरियस बनाएं, कैसे इसमें इल्म की जुस्तजू को आगे बढ़ाएं। और दूसरी चीज़ जो अगेन वो बार बार कहना ज़रूरी होता है, आप एक चीज़ देखिए कि इन सब लोगों में एक जो कॉमन बात होती कि वो एक वैल्यू सिस्टम के प्रोडक्ट होते। हमारे पास हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने वैल्यू सिस्टम को ख़त्म ही कर दिया, उसका कोई मकसद ही नहीं रहा। तो और ये नई एजुकेशन पॉलिसी से जो मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है वो यही है कि वो ज़ोर तो दे रहे हैं कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करेंगे और स्किलिंग करेंगे वगैरह, लेकिन जो बुनियादी उसूल है और बुनियादी डेस्टिनेशन है पढ़ाई का, वो ये पॉलिसी भी भूल जा रही। उसको चाहिए कि ये याद कराएं हम हर बच्चे को। जी, बेहद शुक्रिया आमिरुल्लाह साहब और अनवर अहमद साहब। थैंक यू। नाज़रीन, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।